हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हमें करना है स्टार्ट सेक्शन 24, गुड्स ऑन अप्रूवल ऑफ सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेक्शन 24 की हेडिंग लेंगे गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। देखो जनरली क्या होता है मेरे दोस्तों, एक सप्लायर है जो गुड्स को सप्लाई करता है रिटेलर को। एक सप्लायर है जो गुड्स को सप्लाई करता है रिटेलर को। मान लेते हैं एक सप्लायर है मोहन, एक सप्लायर है जो कि क्या करेगा दोस्त, जो कि गुड्स सप्लाई करेगा किसको, रिटेलर को। सोहन एक रिटेलर है। अब दोस्तों जब मोहन ने गुड्स सप्लाई करे सोहन को, गुड्स सप्लाई करे तो सोहन को एक ऑप्शन दे दिया। किसको दे दिया? ऑप्शन दिया सोहन को और बोला कि भाई देखो कुछ टाइम इस गुड्स का रखो, इस गुड्स को, और इसको कुछ टाइम, अच्छा रिटेलर ना लेकर यहां पर लिखते हैं, मान लेते हैं मोहन है रिटेलर और ये है कस्टमर। मान लेते हैं, ऐसा करो एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट लेते हैं, ये मान लो अमेजोन है और सोहन एक कस्टमर है अमेजोन का। अमेजोन का सोहन एक कस्टमर है, तो अमेजोन ने गुड्स सप्लाई करे, गुड्स सेल आउट करे सोहन को, और सोहन को ऑप्शन दिया कि 10 दिन का टाइम है, 10 डे टाइम है। 10 दिन के अंदर अंदर आप ये बता दीजिए क्या ये गुड्स आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। आप अप्रूव करना चाहते हो, अगर आप अप्रूव करोगे तो हम उसको सेल मान लेंगे, और अगर आपने रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर दो। होता नहीं होता, अमेजोन से हम सामान मानते हो तो 10 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता, नहीं हो जाता। तो 10 दिन तक अमेजोन उसको सेल नहीं मानता। अमेजोन सेल कब मानेगा? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डे। जैसे ही वो 10 दिन खत्म हो जाएंगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डे, 10 डे, अगर 10 दिन खत्म हो गए और कस्टमर ने रिटर्न नहीं करा, ये कौन है? कस्टमर ने रिटर्न नहीं करा, तो इस केस के अंदर अमेजोन तब 10 दिन बाद उसको सेल मानता है। दोस्तों सेल अमेजोन ने जो सेल करी ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, सेल कैसे हुई? अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक ऑप्शन दिया गया कस्टमर को कि भाई अगर आप अप्रूव करोगे तो हम सेल मान लेंगे, अगर अप्रूव नहीं करा, अगर रिटर्न करना चाहते तो रिटर्न कर लेंगे हम। तो कस्टमर को जनरली क्या दिया जाता है? एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अगर आप लेना चाहते हो तो हम उसको ले, जब आपने अप्रूव कर दोगे हाँ भाई ले रहे हो, ये बोल दिया आपने, तो हम उसको सेल मान लेंगे। अगर आप अप्रूव नहीं कर रहे, आप रिटर्न करना चाहते हो रिटर्न कर लो, तो इसको बोलते हैं सेल। अब इस केस के अंदर जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जाती। प्रॉपर्टी अभी भी अमेजोन के पास ही रहती है। प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। जब तक सोहन मीन्स कस्टमर, जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता, जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता, जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता तब तक सेलर जो कि अमेजोन है वो इसको तब तक सेलर के पास, अमेजोन सेलर के पास ही प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप रहती है। सेलर के पास ही प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप रहती है। मतलब ये समझ में आया कि जब कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया तभी प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी सेलर के द्वारा। जब तक वो अप्रूवल नहीं, मतलब उस 10 डे के पीरियड पे हमने एक अमेजोन, मैं हूं मान लेते हैं, और मैंने आपने में से प्रोडक्ट खरीदा, आपने बाई करा, आपने खरीद लिया। अब क्या 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है अमेजोन की। 10 दिन बाद आप 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो। तो 10 दिन तक क्या है? अप्रूवल नहीं मानेंगे, सेल नहीं मांगेंगे। 10 दिन तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम की रहेगी। अब कोई भी नुकसान आप करो, कस्टमर कोई भी नुकसान करता हो, दे देता है वापसी। तो हो जाता है ना, कभी कभी टूट जाती है कोई चीज, कहता है यार वापस कर देता है, क्या बोल देंगे टूट गया है, ऐसे बोल देते हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, अमेजोन क्या करता है उस केस के अंदर, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करता है कि जैसे अप्रूवल मिलेगा तभी सेल मानेगा। और अप्रूवल तब मानता है जब 10 दिन कंप्लीट हो। तो उस 10 दिन के पीरियड पर
जब तक सेल नहीं हुई थी, जब तक अप्रूवल नहीं मिला होता, तब तक उसको हम उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर जाती, प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास रहती है। तो उसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आओ सेक्शन 24 क्या कहता है दोस्तों? गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। कहता है इन ऑर्डर टू पुश अप द सेल जनरली, अगर आपको सेल करना है जनरली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द कस्टमर। एक कस्टमर को गुड्स भेजते हैं और कस्टमर कहता है इसको यूज करो, पसंद आया तो ले लो, नहीं पसंद आया तो वापसी कर दो। विद इन अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज अ ऑप्शन, कस्टमर के पास हम गुड्स को भेजते हैं, उसको एक ऑप्शन दे देते हैं क्लियर कट, टू अप्रूव करेगा और रिटर्न कर सकता है द गुड्स विद इन अ गिवन पीरियड, एक पीरियड के दौरान। अमेजोन ने क्या करता है, अमेजोन कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी देता है। आप कभी कोई ड्रेस खरीदोगे ना तो अमेजोन 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी देगा, या फ्लिपकार्ट 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी देगा। अब उसको शादी हुई अगले दिन, आपने एक दिन पहले आपने ड्रेस खरीदी, शादी वादी में पहनी, बढ़िया से चमक चमक के गए, अगले दिन वापसी कर दी, हाँ रिटर्न हो जाएगा, ऐसे करा करो, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ सेल, ऐसे सच्ची में मत करने लग जाना भाई। दिस टाइप्स ऑफ सेल इज नोन एज अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हियर अंटिल द अप्रूवल इज गिवन, जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देता, प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टिल रिमेन विद द सेलर। तो अप्रूवल, और अमेजोन ने कोई ड्रेस आपको दी, सप्लाई करी, आपने अमेजोन से ड्रेस खरीदी, अब 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, तो 10 दिन तक अमेजोन उसको क्या नहीं करेगा, अमेजोन उसको आपके पास उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, ऑनरशिप अभी भी अमेजोन के पास रहेगी। और जिस दिन कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, मतलब जिस दिन 10 दिन एक्सपायर हो गए, तो हम समझ लेंगे अप्रूवल हो गया, रिटर्न नहीं करा तो अप्रूवल हो गया। तो जिस दिन 10 दिन एक्सपायर हो जाएंगे, इस दिन हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी भी पास आउट कर देंगे। आया समझ में नहीं आया? तो 10 दिन तक अगर कोई प्रोडक्ट को कुछ खराबी हो जाती है तो हम रिटर्न कर देते हैं अमेजोन के अंदर, होता नहीं होता। तो दोस्तों इस केस के अंदर सेक्शन 24 हमें कहता है प्रॉपर्टी तब तक सेलर के पास ही रहेगी, ऑनरशिप तब तक सेलर के। इसमें समझने लायक क्या चीज है, ये एक चीज समझने जो बोल रहा हूं, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स तब तक सेलर के पास रहता है जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देते हो। जिस दिन कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया कि भाई मैं ले रहा हूं, अब मैं रिटर्न नहीं करूंगा, उस दिन प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, मतलब उस दिन सेलर क्या करेगा, ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा बायर पे। क्लियर है या नहीं है? दैट्स कॉल्ड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसको लिखने के बाद आप ये एग्जांपल लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आप ये एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है सर, समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया, क्लियर, ओके। आओ दोस्तों, तो अब सीखते हैं कि अप्रूवल कितने तरीके से मिल सकता है। तो अप्रूवल दोस्तों 3 तरीके से ही मिल सकता है। अप्रूवल कब हम माने कि कस्टमर ने अप्रूव कर लिया, कब हम माने कि कस्टमर ने अप्रूव कर लिया, तो हमने कहा अप्रूवल हम मान लेंगे कस्टमर ने अप्रूव तब कर लिया कि अप्रूवल के लिए कस्टमर सिग्निफाई द अप्रूवल, कस्टमर सिग्निफाई द अप्रूवल, कस्टमर ने साफ साफ कह दिया कि हाँ, कस्टमर ने मुझे फोन करके ये कुछ कह दिया कि हाँ मैं इसको अप्रूव करता हूं, मैं अब वापसी नहीं करूंगा, सिग्निफाई बोल दिया कहकर। कस्टमर अप्रूवल अप्रूव्ड बाय द एक्ट, कस्टमर ने कुछ एक्ट करा और उस एक्ट से हमें लगा कि अप्रूवल हो चुका, और ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अब तीनों का एक एग्जांपल सुनो। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड, पीरियड का एक्सपायर होने पे अप्रूवल मान लिया जाएगा। ऑन एक्सपायरी ऑफ कस्टमर अप्रूव्ड बाय द एक्ट, एक्ट करने से, और कस्टमर सिग्निफाई द अप्रूवल। आप मेरे पास आए और आप मेरे से कहा कि भैया मेरे को जींस खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको जींस बेची। मैंने कहा भाई देखो 30 दिन का टाइम है, आप 30 दिन तक देख लो, ट्राई कर लो, अगर आपको पसंद ना है तो आप मुझे वापसी कर देना, दूसरी जींस ले आना। तो 30 दिन का रिटर्न ऑन अप्रूव बेसिस का ऑप्शन दिया, रिटर्न बेसिस का ऑप्शन दिया। आपने 15 दिन के अंदर मेरे को एक लेटर भेजा कि कहा कि भैया मैं इस जींस को ले रहा हूं, या आपने मुझे फोन करा कि भाई मैं इस जींस को ले रहा हूं, मैं पहन चुका हूं, बढ़िया तरीके से मुझे आ रहा है और बढ़िया लग रही है जींस, तो मैं ले रहा हूं। तो आपने मुझे सिग्निफाई कर दिया, आपने मुझे बता दिया, सेलर को आपने बता दिया। तो जिस दिन आपने सिग्निफाई करा, जिस दिन आपने कहकर बताया, लेटर के थ्रू लिखकर बताया या बोलकर बता दिया, तो जिस दिन आपने कहकर बता दिया, अभी एक्ट के तो अलग है, कहकर जिस दिन आपने बता दिया, तो उस दिन हम क्या करेंगे दोस्तों, उस दिन हम उसको सेल मान लेंगे और उस दिन हम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। तो कस्टमर के लिए अप्रूवल का, अगर कस्टमर अपने हैंड से खुद ही बता दे कि भैया हम रिटर्न नहीं करेंगे, अब हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे लिए ये आप सेल मान लो उसको और प्रॉपर्टी पास कर दो, तो जिस दिन कस्टमर ने सिग्निफाई करा अप्रूवल का कि भाई मैं इसको अप्रूव करता हूं, मैं रख रहा हूं ये, तो उस दिन हम उस दिन उसके अगले दिन ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे इस बायर को। अब मान लो आप मेरे पास आए, आपका घर बन रहा था, आपने सीमेंट खरीदने मेरे पास आए, आपने में से 100 कट्टे सीमेंट के खरीदे, 100 बैग ऑफ सीमेंट आपने में से बाय करा।
मैंने कहा भाई 30 दिन का टाइम है, अगर आपको लगे कि भाई सीमेंट अच्छा नहीं है ये तो आप मुझे वापसी कर सकते हो। 30 दिन के अंदर आपने 90 सीमेंट के कट्टे यूज कर लिए 90 कट्टे सीमेंट के 90 बैग ऑफ सीमेंट आपने यूज कर लिया है दोस्तों। अब इस केस के अंदर क्या आप मुझे वापसी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपने जो एक्ट करा इसकी वजह से मुझे क्या पता चल गया कि 90 कट्टे तो सीमेंट के बिक गए, वो तो यूज हो गए, तो अप्रूवल ऑटोमेटिक आपने दिया नहीं, पर आपके काम करने की वजह से अप्रूवल मिल गया। आपके काम करने की वजह से क्या हो गया, आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, उसको यूज कर लिया। आपने कुछ खरीदा, आपने मेरे से कुछ ग्रोसरी का प्रोडक्ट खरीदा, मैंने कहा भाई 10 दिन का टाइम है, आपको अगर लगे तो खराब लगे तो वापसी कर देना। आपने दो ग्रोसरी का प्रोडक्ट यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, और जब आपने कंज्यूम कर लिया तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर मैं ऑटोमेटिकली आपको अप्रूवल मालूंगा। तो जिस दिन आपने वो एक्ट करा उस दिन आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। समझ में आ गया? तो या तो आप कह दो कि भाई मैं ले रहा हूं, या आप ये बोल दो कि सर आप उस प्रोडक्ट को ही, जो आपने प्रोडक्ट में से लिया था उस प्रोडक्ट को ही कंज्यूम कर लो, एक्ट करके कुछ यूज कर लो उसका। तो उस केस के अंदर उस दिन अप्रूवल मान जाएगा, और जिस दिन अप्रूवल मान लिया जाएगा उसके अगले दिन ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका। अमेजोन ने बायर को, कस्टमर को अपना माल बेचा, कहा 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी, 10 दिन से पहले रिटर्न करना कर लेना, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। 10 दिन एक्सपायर हो गए, 10 दिन एक्सपायर हो गए, उसने रिटर्न कराया नहीं, इसका मतलब हम क्या मानेंगे? अप्रूव हो गया। आया समझ में नहीं आया? तो अप्रूवल कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से अप्रूवल हो सकता है दोस्तों। तो लो आओ जरा वही 3 तरीके हम सीख रहे हैं यहाँ पर। पहला, व्हेन सिग्निफाई इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने एग्जांपल तो वैसे ही कर लिया, ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिया। ये मेरा नाम है कि जब कोई सेलर को जब एक्सेप्टेंस का और अप्रूवल का सिग्निफिकेंस दे दे, सिग्निफिकेंस मतलब बोलकर या लिखकर हमें बता दे कि हाँ भाई हम अप्रूव कर रहे हैं। जैसे कि ए ने कहा 3 डजन ऑफ सिल्क साड़ी टू बी, ए ने सेंड करी 3 डजन सिल्क साड़ी टू बी, 3 डजन 36 साड़ियां सेंड करी ऑन अप्रूवल ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस विद द ऑप्शन टू रिटर्न द सेम विद इन 21 दिन। 21 दिन के अंदर रिटर्न करने का ऑप्शन दिया गया कि भाई हम आपको साड़ी भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप 21 दिन के अंदर अंदर वापसी कर देना। बी ने एक लेटर सेंड करा और अप्रूवल लेटर सेंड करा टू ए को, और वो 15 दिन के अंदर अंदर पहुंच गया। तो आप मान लो मैं ए हूं, आप बी हो, मैंने आपको साड़ी भेजी, 3 दर्जन साड़ी भेजी, मैंने आपसे कहा 21 दिन का टाइम आपको रिटर्न कर देना, आपने 15 दिन में ही मेरे को ये लेटर भेज दिया। मुझे लेटर 15 दिन के अंदर रिसीव हो गया कि हाँ आपने लिखा होता हाँ हम ये साड़ी अप्रूव कर रहे हैं, हम ये साड़ी अप्रूव कर रहे हैं, हम रिटर्न नहीं करेंगे, अच्छी साड़ी है। मैंने कहा ठीक है, अगले दिन ही मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अगले दिन ही मैंने अपना रिस्क और रिवॉर्ड स्टोर आपको ट्रांसफर कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी साड़ी की। द सेल हैज बीन टेक प्लेस, उसी दिन जिस दिन अप्रूवल उस दिन सेल मिल जाएगी। आफ्टर 15 डे द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स येट टू बी ट्रांसफर टू बी, और प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी? फिर मुझे बी को। जिस दिन सेल हो गई, जिस दिन अप्रूवल हो गया उस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मींस ओनरशिप। व्हेन ही डज नॉट एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, ही डज एनी अदर एक्ट, जब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हमें लगे कि हाँ इसने अडॉप्ट कर लिया, इससे लग रहा है उसके काम की वजह से हमें लग रहा है कि यार इसका अप्रूवल मान लिया जाएगा। जैसे कि सीमेंट के गट्टे यूज करना, आप थोड़ा वापसी होंगे, इसका मतलब लग रहा है ना कि आपने यूज कर लिया, इसने अप्रूवल दे दिया। आपने कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट लिया, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, अब कंज्यूम नहीं करते तो रिटर्न तब मानता कि भाई तुमने तब तक रखा हुआ है कि तुम रिटर्न कराना चाहते हो, अब तुम कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? अब तुम रिटर्न नहीं कराना चाहते, तो आपने कोई ऐसा एक्ट करा जिससे आपको लगता है कि आप उस ट्रांजेक्शन को, उस चीज को अप्रूव करा जाते हो। जैसे ए ने सेंड करा 25 टन ऑफ सीमेंट टू बी, टन की जगह बैग लिख देते हैं, 25 बैग ऑफ सीमेंट टू बी एन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विद ऑप्शन टू रिटर्न। ये तो पूरी 30 दिन का देखो टाइम दिया। इफ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, बी यूज द सीमेंट, बी ने सीमेंट का यूज कर लिया इन हिज प्रोजेक्ट, सिंस बी अप्रोप्रिएट द गुड, द सेल इज क्रिस्टलाइज प्रॉपर्टी इन द गुड ट्रांसफर टू द बी। इसको मतलब सीधा लिखो कि भैया सेल इज अप्रूव्ड, मतलब जैसे ही कस्टमर ने क्या करा? अप्रूवल दिया। कैसे? यूज कर लिया सीमेंट के गट्टे को, सीमेंट को अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया, और जैसे ही लगा दिया हम क्या मान लेंगे? उसके काम की वजह से हमें लगा कि अप्रूवल हो चुका है तो उसको अप्रूव मान लिया जाएगा। और लास्ट ऑन एक्सपायरी, इफ डज नॉट सिग्निफाई इज अप्रूवल, ये ऑन एक्सपायरी की जगह पर क्या लिखो आप? ये एग्जाम्पल उतार लेना, आप अमेजोन वाला एग्जाम्पल उतार लीजिएगा, और एक्सपायरी की जगह अमेजोन वाला एग्जाम्पल उतार लो। ये एक्सपायरी समझ में आ गया? ऑन एक्सपायरी मतलब लिखना, ये लिख लो। इसमें फेमस केस था, इस केस के बारे में याद करना भी नहीं है, उसमें लिख देना एल्पिक वर्सेस बर्निस 1888 का केस, 1880 का केस था दोस्तों। ये क्या कहता है? इफ ही डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिवन नोटिस ऑफ रिजेक्शन, अगर कोई गुड्स रिटर्न अप्रूवल का कोई भी नोटिस नहीं दी, अप्रूवल का कोई भी, आपके पास गुड्स है, आपने अमेजोन से गुड्स खरीदे, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, 10 दिन तक हमारे पास आपका कोई भी एक्सेप्टेंस का ना तो लेटर आया, ना आपने हमें बताया मेल करके, ना कुछ भी किसी तरीके से नहीं बताया, और गुड्स आपके पास अभी भी है, गुड्स का पोजीशन आपके पास है, और ना ही आप रिजेक्शन का लेटर दे रहे हैं, ना अप्रूवल का ना रिजेक्शन का, ठीक है।
देन इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द रिटर्न ऑफ द गुड्स, अगर मैंने टाइम फिक्स करा है कि भाई 10 दिन के अंदर बताना है, रिटर्न करना है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम एंड इफ नो टाइम पीरियड हैज बीन फिक्स्ड ऑन द सेलर द प्रॉपर्टी गुड्स हैज बीन नॉट पास टू द बायर। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, रिटर्न का टाइम पीरियड अगर फिक्स्ड है, तो जब टाइम एक्सपायर हो जाए तभी हम क्या कर लेंगे, अप्रूवल मान लेंगे सेल को और तभी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे। बट इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द सेलर एज द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास टू द बायर, अगर कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है और बायर ने, मैंने कहा कि भाई देखो ये गुड्स ले जाओ रिटर्न कर देना, पर टाइम नहीं बताया कि इतने दिन के अंदर रिटर्न करना, आप कर ही नहीं रहे, आप यूज करे यार यूज करो, तो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम एक डिसाइड होना चाहिए। अगर कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं इसके अंदर रिटर्न का टाइम डिसाइड ना हो, बस लिख दिया कि अगर कोई भी अगर रिटर्न का टाइम डिसाइड नहीं करा गया है तो इस केस के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए बायर पे। बस जिस दिन उसने अप्रूवल देगा तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अपने आप एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम ही नहीं तो एक्सपायरी कैसे होगा, तो जब वो कंडक्ट करेगा एक्ट या फिर कोई यूज करेगा या फिर सिग्निफाई करेगा, अदरवाइज एक्सपायरी तो आएगी नहीं यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड ही नहीं है। तो टाइम पीरियड नहीं लिखा होगा, रिटर्न का टाइम पीरियड नहीं लिखा होगा तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं होगी। कब होगी ट्रांसफर, जब वो अगला बंदा आकर या तो रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले या यूज कर ले, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। रिजेक्ट कर ले तो खत्म कहानी। क्लियर है या नहीं है? यस सर। यहाँ पर सेल ऑन अप्रूवल ऐसे समझ में आया? तो मेनली अगर आप ये 3 पॉइंट भी लिखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 पॉइंट की जगह आप ये 3 पॉइंट लिखते हो तो समझ में आएगा। कस्टमर सिग्निफाई द अप्रूवल, कहकर बोल दिया, कस्टमर अप्रूव्ड बाय द कंडक्ट एक्ट, एसीटी आएगा, छोटा एक्ट छोटा काम करके कर दिया, ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड, पीरियड के एक्सपायर होने पे ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो गया। तो अप्रूवल 3 तरीके से हो सकता है दोस्तों। इन सभी केस के अंदर जब प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जिस दिन अप्रूवल मिला उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? उसके अगले दिन कर देना। सेक्शन 26 पे चलते हैं। 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही पढ़ने की जरूरत है। सेक्शन 26 पे चलते हैं दोस्तों, ठीक, जो कि मेन टॉपिक जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ सेक्शन 25 पढ़ा है, इसके बाद कोई भी छुड़वाया नहीं है। सेक्शन 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है पढ़ने की, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। सेक्शन 26 क्या कहता है, रिक्स प्राइमा फेस पास विद दी प्रॉपर्टी। कहता है प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, अगर सेलर ने बायर पे ओनरशिप ट्रांसफर करी तो उसके साथ रिक्स भी ट्रांसफर होगा। रिक्स प्राइमा फेस पास विद दी प्रॉपर्टी, हिंदी समझ में आई? अगर सेलर बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मींस ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तो रिक्स भी उसके साथ ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें 2 केस मिलकर आते हैं। आप बायर हो, मेरी दुकान पे आए, मैं सेलर हूं, आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरे से गुड्स खरीदा, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। प्रॉपर्टी मींस आपको गुड्स दे दिया, पोजीशन तो दिया, साथ में ओनरशिप भी दे दी। अब आप मेरे से एक जींस खरीदना है मेरी दुकान पे, आपने मेरे से जींस खरीदी, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, आप बाहर निकले, जींस नाली में गिर गई। अब ये रिस्क किसका है? ये आपका। ये रिस्क किसका है दोस्तों? आपका। तो मैंने क्या लिखा, कॉन्सेप्ट क्या सेक्शन 26 का, कि भाई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो उसके साथ रिस्क भी ट्रांसफर किया जाएगा, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर कोई बायर सेलर से कुछ सामान खरीदता है और सेलर ने उससे ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, तो इसका मतलब रिस्क भी अब बायर के हैंड पे रहेगा, सेलर के हैंड पे नहीं रहेगा। अब बायर आप में से सामान खरीदता है, पर आपने पोजीशन खरीदा, अभी ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं हुई, पोजीशन आपके पास आ गया पर ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है, तो रिस्क भी अभी भी सेलर के पास। मतलब ये सिंपल है, जहां ओनरशिप वहां रिस्क, जहां ओनरशिप वहां रिस्क। ओनरशिप अगर सेलर पे है तो रिस्क भी सेलर पे है, ओनरशिप अगर बायर के पास है तो रिस्क भी बायर के पास है। तो जहां ओनरशिप वहां रिस्क हो जाएगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड दैट द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क until the property is transferred to the buyer, जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं होगी, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, जब तक ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं होगी तब तक रिस्क किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा। बट व्हेन द प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप देयर इज ट्रांसफर टू द बायर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी बायर को, द गुड्स एट अ बायर रिस्क, और वो गुड्स किसके रिस्क में हो जाएगा? बायर। अब गुड्स जले, खराब हो, कुछ भी हो तो बायर का लॉस होगा, पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी तो सेलर का लॉस होगा। अगर वेदर डिलीवर हैज बीन मेड और नॉट, आपने मेरे से क्या करा, गुड्स खरीद लिए, मैंने आपकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, पर आप गुड्स लेकर नहीं गए, तो रिस्क भी आपका। भले ही गुड्स मेरे पे पड़े हैं पर रिस्क आपका है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पोजीशन मैटर नहीं करता, मैंने आपको डिफरेंस में सिखाया था। मैटर क्या करता है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं हुई। भले ही गुड्स मेरे पे पड़ा है पर मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, आप लेके नहीं गए, अब वो गुड्स में आग लग गई, जल गए, अब लॉस किसका? मेरा या आपका? आपका सर। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? सिंपल है या नहीं है? ये तो सिंपल था बहुत ही, इसको तो मैं पहले भी सिखा चुका आपको डिफरेंस के अंदर, कि भाई जहां ओनरशिप वहां रिस्क, जहां ओनरशिप वहां पर रिस्क होगा, भले ही पोजीशन कहीं भी हो। अगर ओनरशिप मेरे पास है, पोजीशन आपके पास हो गया, रिस्क मेरा होगा, ओनरशिप वाले का रिस्क होगा, ओनरशिप वाले का रिस्क नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। तो इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स क्या कहता है? देखो ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा अगर गुड्स क्या होंगे, स्पेसिफिक गुड्स होंगे, तभी स्पेसिफिक गुड्स में ही ये
दोनों सेक्शन अप्लाई होते हैं, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 और 8 तभी अप्लाई होंगे अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेसिफिक गुड्स का हो रहा हो। कहता है गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले गुड्स खराब हो गए, इस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। कब? कहता है व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना स्पेसिफिक गुड्स बेचने का, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कब? इफ, अगर द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सेलर की नॉलेज में नहीं था कि गुड्स जो है वो खराब हो गए हैं, गुड्स जो है बेकार है, तो उस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आप मेरे पास आए, आपने मेरे से कहा सर मेरे को टमाटर चाहिए बड़े मात्रा में, मेरे को 10 टन 1 टन टमाटर चाहिए, मेरे को सेल करना आगे। मैंने कहा ठीक है, 1 टन टमाटर, उसमें से मान लो आधे टन टमाटर खराब थे, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा सारे सही है, मैं सेलर हूँ, आप बायर हूँ, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर 1 टन टमाटर चाहिए, मैंने कहा ये पड़े ले जाइए इसको, ये देखा, आपने देखा ऊपर से जज करा, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जज करा, आपने एक को उठाया करा सही है, बाकी नीचे नीचे खराब निकले, अब मैंने बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि ये गुड्स हो गए वो खराब नेचर के हैं, खराब हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सेल के बाद कोई भी नॉलेज नहीं थी इसके, अगर नॉलेज थी तो मैंने फ्रॉड करा, जानबूझ के करा, पर नॉलेज नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मेरे को उस टाइम में नॉलेज थी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसमें मुझे पता नहीं था कि वो टमाटर खराब है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब आपको पता चला कि टमाटर तो खराब निकले, अब आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। हाँ, टमाटर बदल के दूंगा वो ठीक है, पर आप मेरे पे केस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है सेल का, वो भी स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब माना जाएगा अगर जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करा उस टाइम पे सेलर को नहीं पता था कि वो गुड्स खराब है और वो पेरिस नेचर का, वो खराब होने वाले डैमेज हो गया है, तो उस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। अब आप मेरे पे केस नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता नहीं था, ठीक है। हाँ, मैं वो टमाटर बदल दूंगा, वो अलग बात है, ठीक है दोस्तों। चलो, ये हो गया सेक्शन 7। सेक्शन 8 क्या कहता है? गुड्स पेरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल बन चुका है, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा, पर मैंने कहा फ्यूचर में गुड्स को दूंगा, फ्यूचर में गुड्स को दूंगा। तो वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स का। एग्रीमेंट टू सेल मतलब आज हमारे पास सेल का एग्रीमेंट बन जाता है, पर गुड्स कब होते हैं भाई? गुड्स कब होते हैं दोस्तों? फ्यूचर में दिए जाते हैं। मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब जब ऑनरशिप कब ट्रांसफर करी जाती है? फ्यूचर में ट्रांसफर करी जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अगर हमारा एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स का, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं है, और बायर पेरिस और बिकम सो डैमेज, और वो गुड्स डैमेज हो गए, हमारा एग्रीमेंट टू सेल है, मैंने कहा कि भाई मैं प्रॉपर्टी आपको ऑनर से आपको ट्रांसफर करूंगा फ्यूचर में, और मुझे मेरे पार्ट से कोई भी ऐसा फॉल्ट मैंने नहीं करा, और गुड्स क्या हो गए? डैमेजेस हो गए। तो इस केस के अंदर एज नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर जब गुड्स खरीदे थे, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर स्पेसिफिक गुड्स निकाला, स्पेसिफिक मतलब सेट करा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देगा, चेक करा, एक सारे गुड्स तो दे नहीं सकते। तो बिफोर द रिस्क पास टू द बायर द एग्रीमेंट देयर इज वॉइड, रिस्क पास करने से पहले, क्योंकि रिस्क तक पास कब होगा? आओ दोस्तों, एक लास्ट कौन सा आज ये लास्ट का हम डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं नेमो डट क्यू हैबिट। नेमो डट क्यू हैबिट, नेमो डट सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। क्या मतलब है इसका? समझना ध्यान से। आप एक घर के मालिक हो, आप एक घर के मालिक हो और घर आपके नाम है, आप अगर घर बेच रहे हो तो ऑनरशिप ट्रांसफर करने का अधिकार, राइट, और सबके पास क्या है? ऑनरशिप ट्रांसफर करने का किसके पास अधिकार है, किसके पास राइट है? आपके पास। ये कोई और पर्सन आपके घर की ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। मेरी बात सुने ध्यान से, ऑनरशिप वही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है जो इसके नाम पर वो घर है। अब आपके फादर के नाम पर आपके घर का नाम आपके फादर पे है, तो क्या आप उस घर को सेल आउट कर सकते हो? उस घर की ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऑनरशिप किसी पर्सन द्वारा हो रहा है, ऑनर द्वारा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, जिसके पास वो घर ही नहीं है, जिसके नाम वो घर ही नहीं है, क्या वो घर ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो नेमो डट क्यू हैबिट का मतलब क्या है? नेमो डट क्यू हैबिट का है नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। क्या मतलब हुआ? नो वन कैन गिव, कोई भी पर्सन कुछ नहीं दे सकता जब तक उसके पास वो चीज ना हो। दोबारा समझना, नेमो डट क्यू हैबिट का मतलब क्या है? लैटिन वर्ड है, क्या बोलते हैं? मीन्स दैट नो वन कैन गिव, कोई भी पर्सन कुछ नहीं दे सकता, वट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, जो उसके पास खुद ही नहीं है वो क्या दूसरे को देगा? मेरे पास पेन है, आपके पास पेन नहीं है, मान लेते हैं ये पेन लिखने वाला, लैपटॉप में लिखने वाला पेन मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अब जब आपके पास नहीं है तो क्या ये पेन आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस पेन की ऑनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर जिसके पास जो चीज है ही नहीं, क्या वो गुड्स को सेल आउट, सेल कर सकता है, ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा घर का एग्जाम्पल सबसे घर आपके फादर का है, क्या आप
ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। घर आपके मदर के नाम है, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो चीज आपके पास है ही नहीं, क्या उसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेमो दैट क्यों हैबिट का मतलब है कि जो पर्सन के पास जब कुछ है ही नहीं, वो चीज का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? तो नो वन कैन गिव, कोई पर्सन कुछ नहीं दे सकता जब तक उसके पास खुद ना हो। वो मैं ये पेन तब तक नहीं दे सकता जब तक मेरे पास ये पेन ना हो। नेमो दैट क्यू हैबिट। सेल बाय पर्सन नॉट ओनर, अगर किसी पर्सन ने सेल करा तो सेल तभी कर पाएगा जब वो असली ओनर है, तब। सेल करने का मतलब क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर करना। अब एक घर का मालिक आपके फादर या मदर में से कोई आपके घर का नाम किसका है? आपके घर किसके नाम है? या तो आपके फादर का है या मदर के नाम है, किसी के भी नाम है। तो आपका घर कौन बेच सकता है? अगर बेचना चाहे तो कौन कर सकता है? या तो आपके फादर मदर जिसके नाम है। तो ओनर, असली ओनर ही गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर करता है, कोई दूसरा पर्सन ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर है या नहीं है? इट मीन नॉन ओनर कैनॉट मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स। जो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, ओनरशिप जो उस गुड्स का मालिक ही नहीं है, जो उस, अभी तो यहां पर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी ले ली, भले इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स में आती नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मैंने कहा बाइक आपके नाम है, बाइक आपके नाम है, तो आप ही उसको ट्रांसफर करोगे या आपके फादर कर सकते हैं? सर आप ही कर पाओगे, क्योंकि साइन तो आप ही करोगे, असली ओनर तो आप है। तो नॉन ओनर कभी भी वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओनर ही नहीं है। तो वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगा? वैलिड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे हो जाएगा गुड्स का? तो यहां पर ही आपको सिखा रहा है नेमो दैट क्यू हैबिट का मतलब है कि वो पर्सन जो ओनर है वही प्रॉपर्टी को वैलिड ट्रांसफर कर सकता है, जो पर्सन ओनर नहीं है वो प्रॉपर्टी को वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका इंग्लिश में मतलब है नेमो दैट क्यू हैबिट का मतलब है नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैव, ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। जो उसके पास खुद ही कुछ नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा? नो वन कैन गिव डज व्हाट डज हिमसेल्फ ही डज नॉट हैव। मेरे पास जब खुद ही नहीं है तो मैं उसको कैसे दे सकता हूं दूसरों को? तो मैं जब मैं उस गुड्स का ऑनर ही नहीं हूं तो मैं उस गुड्स को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए कह रहा है नेमो दैट क्यू हैबिट का मतलब है कि नॉन ऑनर कभी भी वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो असली ऑनर है गुड्स का वही वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। दोस्तों क्लियर है या नहीं है? दोस्तों, if the title of the seller is descripted, the buyer title will all be subject to the same defective. If the seller has no title मतलब ओनरशिप नहीं है, टाइटल जहां वर्ड लिखा है उसका मतलब ओनरशिप होता है। इफ द टाइटल ऑफ द सेलर डिफेक्टिव द बायर मतलब कह रहा है अगर मैं बेचने वाला हूं। अभी क्या हुआ हमारे यहाँ पर, अगर मैं हमारे आस पड़ोस के अंदर अगर देखा तो एक ही घर को, 3 मंजिल का घर था, एक घर को 5 जनों को बेचा, गया। अब एक के बाद जो असली कांग्रेस थे वो तो भाई खुशी से वाले और घर बेचा था 20 लाख का, 20 लाख का घर बेचा था 5 जनों को, एक ही घर, अलग अलग फ्रॉड बनाकर। अब जिसके जो ऑनर है ही नहीं असली, वो कैसे कुछ बेचता? अब देखो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने एक पर्सन को बुलाया, देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि प्रॉपर्टी थी नहीं, उसने कागज दिया, नकली कागज मान लिया, सेम उस प्रॉपर्टी का, घर किसी और का, घर आपके नाम। मैं आया मैंने एक पर्सन को लेकर आया, मैंने कहा देखो सर ये घर है, घर आपके नाम है, मेरे नाम नहीं है। मैंने कहा ये घर है सर, ये बेचना था, मेरे नाम पे है घर। मैंने झूठ बोल दिया मेरे नाम पर है, और मैंने घर आपको बेच दिया, आपसे पैसे ले लिए, नकली कागज आपको पकड़ा दिया, मतलब इसको पकड़ा दिया और पर्सन को, बायर को। अब दोस्तों मेरा जब सेलर डिफेक्टिव है, सेलर का जब टाइटल डिफेक्टिव, मतलब सेलर जब ओनर था ही नहीं, तो बायर कैसे ओनर बन जाएगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बायर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो 20 लाख रुपए दिया, अब तू दे मुझे घर, ऐसे नहीं कह सकता दोस्तों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर मैंने आपको कोई घर बिकवाया या कोई गुड्स ऐसा बिकवा दिया, घर की बात छोड़ो, वो इमूवेबल हो गई, सेल ऑफ गुड्स में इमूवेबल की बात ही नहीं करेंगे। अगर मैंने कोई गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आपको, मैंने कार आपको बेच दी, मैंने कहा ये कार है पर्टिकुलर मेरी है, और मैंने फ्रॉड कर मैंने क्या कहते हैं आपके पास नकली आपके पास ओनरशिप बनाकर मैंने आपको सेल आउट कर दी। कार का ओनर मान लो मिस्टर ए है, तो मैंने आपको कार बेच दी, 5 लाख रुपए आपसे लिए, पार आपके पास आ गई। अब आप कार को हाथ लगा रहे और मिस्टर ए ओनर है, भाई हाथ कैसे लगा रहा है कार को? कह रहा भाई मैंने खरीदी है, कह रहा ओनर तो मैं हूं, कह रहा ये मेरे कागज को दिखाया, देखा जाए तो आपके पास नकली थे। अब दोस्तों अगर सेलर का ओनरशिप डिफेक्टिव है तो ये कह रहा है बायर का ओनरशिप भी डिफेक्टिव हो जाएगा। अब बायर उस पर क्लेम नहीं कर सकता असली ओनर पे, बायर ना मुझे पकड़ सकता, मैं तो भाग जाऊंगा। आया समझ में? तो इसलिए कह रहा है अगर सेलर का टाइटल मींस ओनरशिप अगर डिफेक्टिव है तो उसका मतलब बायर का टाइटल भी ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव हो जाएगा। जब सेलर के बाद, जब सेलर असली ओनर था ही नहीं तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करता, और बायर ओनरशिप ले कैसे लेगा जब वो है ही नहीं ओनर? तो बायर के बाद जो भी ओनरशिप आएगी वो गलत ओनरशिप है, फ्रॉड वाली ओनरशिप है, नकली है। तो इसके अंदर सेलर का अगर टाइटल डिफेक्टिव होगा तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव माना जाएगा। इफ सेलर हैज नो टाइटल, अगर सेलर के पास टाइटल ही नहीं है, the buyer does not acquire any title, all through the might has acted honestly and might he acquire the goods after the due
पेमेंट। क्या कह रहा है, अगर सेलर के पास टाइटल ही है, सेलर उसका ओनर ही नहीं है, तो जब सेलर उसका ओनर ही है तो बायर उस प्रॉपर्टी को ले ही नहीं सकता। बायर उस प्रॉपर्टी को, बायर डज नॉट एक्वायर एनी टाइटल ऑल थ्रू ही माइट, भले ही वो ऑनेस्टली है या एक्वायर करता है बिल्कुल ऑनेस्टली गुड्स, बिल्कुल सारी पेमेंट देने के बाद भी एक्वायर कर लेते तभी। अरे मैं जब किसी कार का मालिक हुई नहीं तो आप मेरे से कार खरीदी कैसे सकते हो, भले ही आप ऑनेस्ट हो, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, आप मेरे से खरीदी कैसे सकते हो। इसलिए कह रहा है कि भैया जो असली ऑनर है ही नहीं, आप ये नहीं कहोगे सर मैंने तो, आप ये नहीं कह सकते सर मैंने तो ईमानदारी से खरीदा, मैंने अपनी सारी पेमेंट भी कर दी, आपने ये 5 लाख रुपए दिए, मैं उस कार का मालिक हुई नहीं, मैंने आपको कार बेच दी, आपने 5 लाख, भले ही आपने ऑनेस्टी, आपको नहीं पता था, आपने ऑनेस्टी से कार बेची, फिर भी हम कहेंगे आपका टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि सेलर का टाइटल डिफेक्टिव तो टाइटल बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव। मतलब टाइटल मींस ऑनरशिप, सेलर ऑनर है ही नहीं तो बायर भी कैसे ऑनर बन जाएगा भाई, क्लियर है या नहीं है। ठीक, वो सेलर जो गुड्स का ऑनर है वही असली ट्रांसफर कर सकता है, वैल्यू ट्रांसफर कर सकता है। दिस रूल इज प्रोटेक्ट द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स। ये रूल किस लिए बनाया गया, रियल ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज प्रोटेक्ट टू रियल ओनर ऑफ द गुड्स। जो असली मालिक है गुड्स का, यार ऐसे तो किसी को भी कोई भी गुड्स बेच दिया, अब भाई मेरा कार खरीदी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार को मैं आपको बेच दूं, ऐसा तो ना होगा। तो आप तो कहोगे भाई कार आपको बेच दी गई, मैं फ्रॉड कर रहा हूं, मैंने कार पकड़ के आपको बेच दी, मैं पैसे लेके भाग गया। आप कह रहे हो भाई मैं तो असली ओनर से ले लूंगा, भाई मैंने पैसे दिए, पर आप नहीं ले पाओगे, आप नहीं ले पाओगे। ये रूल रियल ओनर को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे तो कोई भी किसी की कार बेच देगा, तो आपको फिर अगर मैंने एक पर्टिकुलर कार आपको भेजी, मान लो कार मिस्टर ए की थी, मैंने वो कार आपको 5 लाख की भेजी, आपने 5 लाख ओनरशिप से मुझे दे दिए, अब मैं भाग गया, आपको आप कार ले आए तो उसने रोक लिया, अब आप मिस्टर ए से नहीं ले पाओगे कार, क्योंकि ये रियल ओनर को प्रोटेक्ट करता है। आपने गलत कर दिया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, रो वो बैठकर। तो और इसको अच्छे से समझाया मैंने कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय द पर्सन है हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ, हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, the buyer acquire no better title to the goods than the seller had unless the owner of the goods is to sell। ये कह रहा है कि देखो जब गुड्स सोल्ड करता है एक पर्सन और वो ऑनर नहीं है, और चलो ठीक है मैं अपने एजेंट के थ्रू माल बिकवा रहा हूं, तो असली ऑनर के थ्रू तो जा ही रहा है ना, मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि भाई ये माल बेच दिया, मैंने किसी को अथॉरिटी दी भाई मेरे ब्याह पर तू कार बेचती हो, फिर ठीक है, पर मैंने ना अथॉरिटी दी ना मेरे से उसने कंसर्न ली, उसने कार फ्री बेच दी, मेरी सहमति नहीं ली। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन ऑनर नहीं है और ना ही उसको अथॉरिटी मिली और ना ही कंसर्न ली सेलर की, क्या कर रहा हूं, अगर आप कोई कार बिकवा रहे हो, मैं असली ओनर हूं, ना आपने मेरे से पूछा, ना आपसे मैंने आपको अथॉरिटी दी कि कार बेच दियो, और ना ही आपके पास ऑनर हो, ऑनर मैं हूं, ना मैंने आपको अथॉरिटी दी ना आपने मेरे से पूछा, अब आप कार बेच दोगे तो जिसको बेचोगे बायर को, उस बायर के बाद डिफेक्टिव टाइटल पहुंचेगा। दोस्तों ये कहने की कोशिश कर रहा है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर देयर ऑफ एंड हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, वो माल नहीं बेच सकता तब तक जब तक उस अथॉरिटी ना ले ले, अथॉरिटी नहीं कर दे, अथोराइज ना कर दे सेलर और असली ओनर, या कंसर्न ना ले ले सेलर की। अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई कार बेच दो और मैंने हाँ कह दे चल बेच दे कोई नहीं मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं बेचोगे। और अगर किसी पर्सन ने बेचा तो बायर ने जिसने खरीदा उसको बायर टाइटल नहीं मिलेगा, वो डिफेक्टिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रोवाइड द फ्लोइंग एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन, और कह रहा है कुछ प्रोविजन इसके एक्ट के अंदर, कुछ प्रोविजन एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि कोई पर्सन ऑनर नहीं है फ्री बेचेगा, वो वैलिड माना जाएगा, यही तो मतलब है। देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या, इस रूल का एक्सेप्शन का, इस रूल का ओरिजिनल रूल क्या है, ये कहता है असली ऑनर ही कार बेचे, असली ऑनर ही अगर गुड्स बेचता है तो वैलिड ट्रांसफर माना जाता है। अगर वो पर्सन जो ऑनर है नहीं अगर वो गुड्स बेचता है तो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाता, ये क्या रहा रूल। इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या, अपोजिट, कि अगर कोई पर्सन ऑनर नहीं है और उसने ट्रांसफर करा प्रॉपर्टी का तो वो वैलिड माना जाएगा, यही तो एक्सेप्शन कहता है। एक्सेप्शन मतलब कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर एक पर्सन चाहे तो वो भी क्या कर सकता है दोस्तों, कार बेच सकता है अगर वो ऑनर नहीं है, पर एक्सेप्शन क्या है वो देखना है, एक्सेप्शन देखना वो क्या है। तो एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं सर। लो दोस्तों अब हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन टू दिस रूल मतलब ये पर्टिकुलर रूल एक्सेप्शन है इस पर्टिकुलर रूल का। इसका मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर रियल ओनर नहीं भी है तब भी वो वैलिड ट्रांसफर कर सकता है। किन किस केसेस में वो वैलिड ट्रांसफर कर सकता है, वो जेन्युइन केस होंगे, ऐसे नहीं फालतू का बना दिया। जब रियल ओनर ना है तब भी वो कर सकता है, क्योंकि रूल क्या कहता है, रियल ओनर ही वैलिड ट्रांसफर कर सकता है, पर अगर रियल ओनर नहीं भी होगा तब भी वैलिड ट्रांसफर कर देगा, पर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, पहला सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट,
सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 27, सेक्शन 27। दोस्तों इनमें ना हम क्या करेंगे, सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे, और आप इसमें क्या करोगे, अगर आपको इसको याद करना है एग्जांपल से, आप तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप फिर भी याद करना चाहते हो एक बात, तो बुक को रिफर करना है इसमें। एग्जांपल हम इसके अंदर हर एक पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के बाद एग्जांपल करेंगे, और अगर आपको याद करना होगा ये सब, तो आप इसको बुक को रिफर करेंगे, ठीक है। बुक को रिफर करेंगे, बुक के अंदर जो लिखा होगा उसको याद करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, अगर आपको इसके अंदर का कंटेंट याद करना है, वैसे आप खुद बनाकर, मैं एग्जांपल दूंगा ना उस हिसाब से आप खुद ही बना लोगे। अगर फिर भी याद करना चाहते हो तो एक बार बुक को रिफर करना है, ठीक है। मैं एग्जांपल यहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। मान लो ए एक रियल ओनर है, एक रियल ओनर है, और ए ने बी को, बी कौन है, ए का एजेंट है, बी कौन है दोस्तों, ए का एजेंट है, बोला कि भाई देख बी, तू मेरी कार बिकवा दियो, तू मेरी कार सेल करा दियो, बट 50,000 से कम में मत बेचियो, कम में मत बेचियो, मत सेल करियो। मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी, 50 से कम में मत बेचियो भाई, 50 से कम में मत बेचियो किसी भी हालत में, कंडीशन लगा दी कि 50,000 से कम में सेल मत करियो, ठीक। अब बी मर्केंटाइल एजेंट है, बी मतलब एजेंट है किसका, ए का, ए रियल ओनर हो गया, बी एजेंट है, ए रियल ओनर है और बी एजेंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब बी ने ये सेल कर दी कार, मान लेते हैं सी को, और सेल कर दी लेस देन 50,000 में, सेल कार टू सी ऑफ ₹40,000, 50,000 से कम में बेच दी बी ने, मतलब एजेंट ने 50,000 से कम में बेच दी, ओके। फिर क्या हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 40,000 रुपए की इसने कार बेची, इस 40,000 का मनी का मिस एप्रोप्रिएशन करा, इस मनी का बी मिस एप्रोप्रिएट, गलत तरीके से यूज कर लिया, खराब कर दिए पैसे, मिस एप्रोप्रिएट दिस मनी, इस मनी का गलत यूज कर कर अब सी के पास कार है, अब सी बन गया इस कार का रियल ओनर, सी बन गया इस कार का रियल ओनर, पर ए ने तो कंडीशन लगाई थी भाई 50 से कम में मत बेचियो, और बी ने उसके एजेंट ने 40 में बेच दी। अब ए ने केस कर दिया किसके ऊपर, सी के ऊपर, ए ने केस कर दिया सी के ऊपर, टू रिकवर द कार, ए sued to C for recovery of car, रिकवरी ऑफ कार। अब मां मुझे बता दो, क्या ए केस कर कर कार ले सकता है या नहीं ले सकता। अब बस अब आप यहां पर लगाओ ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ये रूल क्या कहता था कि रियल ओनर ही कार सेल आउट कर सकता है, पर रियल ओनर ने क्या दिया, ऑथराइजेशन दी, ऑथराइजेशन दी, किसको दे दी ऑथराइजेशन, बी को दे दी। तो अगर कोई पर्सन और रियल ओनर किसी दूसरे पर्सन को, एजेंट को ऑथराइजेशन देता है कार बेचने की, और बोला 50,000 से कम में बेचियो, पर उसने कितने बेची, 40 में बेच दी, तो अब ए डिमांड करेगा रिकवरी 20 से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा मांगेगा, पर ए कभी भी सी को पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि सी क्या बन गया, अब सी के पास गुड टाइटल आया है कार का। कैसा आया, गुड टाइटल, क्योंकि भाई हमने तो तेरे एजेंट से लिया और तूने उसको ऑथराइज कराया, या तो तेरा एजेंट नहीं होता, हम किसी और पर्सन से लेते तो अभी तो फ्रॉड होता। भाई मैंने एक कार बेची आपको, ये कार में रियल हूं ना, मेरे को ऑथराइजेशन मिली ना, मैं एजेंट हूं ना कुछ हूं, मैंने ऐसी बेच दी फ्रॉड करके, तो फिर अगर आप वो कार आप चला रहे हो तो ए आप पे केस करके आपसे वो कार रिकवर कर सकता है, क्योंकि रियल ओनर ए है। पर अगर ए ने मुझे ऑथराइजेशन दी है कि भाई ये कार फर्दर बेच दियो 50,000 रुपए में, मैंने उसको 40 में बेच दिया, अब आपने 40 में बेचा तो ए गुस्सा हो गया, 40 में कैसे, मेरी कार वापसी कर, आप पे केस कर दिया। पर आपने तो मेरे से खरीदा और मैं कौन हूं, ऑथराइज एजेंट हूं, किसका, ए का, तो गलती मेरी है, तो ए मेरे से मांग सकता है, आपसे नहीं मांग सकता, आपके पास गुड टाइटल आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू दिस रूल। अगर सेल कर दे कोई मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऑथराइज एजेंट, और चाहे वो कम में करे ज्यादा कम रहे, बस जिसके ऊपर सेल करेगा, जिसको बेचेगा, जो बायर होगा उसका, तो वो असली ओनर बन जाएगा, उसके बाद गुड टाइटल आएगा। अब रियल ओनर उस पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑथराइजेशन दिया है। हाँ मेरी गलती थी, मैं एजेंट था, मेरी गलती थी कि मैंने कम में बेचा, तो वो मेरे से रिकवर करेगा 10,000 50,000 रुपए, पर आपसे कार वापसी नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू दिस रूल। और यहां पर क्या लगा, सेल बाय द पर्सन नॉट बाय द ओनर, सेल पर्सन द्वारा, और ये वैलिड ट्रांसफर है या नहीं है, यस, ए स्यू टू रिकवर सी फॉर रिकवरी ऑफ कार, तो कोर्ट जजमेंट क्या आई, इसको लिख देते हैं फिर कोर्ट जजमेंट आई
सी हैव अ गुड टाइटल, हैव अ गुड टाइटल, ए कैनॉट रिकवर, गुड टाइटल, ए कैनॉट रिकवर। हाँ, ए अपने एजेंट पे केस करके रिकवर कर सकता है, ये वो लगाता है, पर अब बायर पे नहीं कर सकता। तो अब मुझे बताओ रूल क्या कहता था? रूल कहता था कि वैलिड ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब रियल ओनर ट्रांसफर करे, बट यहां पर रियल ओनर ने ट्रांसफर करा है एजेंट ने, सर एजेंट ने, तो एजेंट ने ट्रांसफर करे, क्या वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। देखो मिल गया ना एक्सेप्शन, कि भले ही किसी और पर्सन ने ट्रांसफर करा पर तब भी वैलिड माना गया। क्लियर है? जैसे को बोलता है एक्सेप्शन टू दिस रूल, ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। मेनली रूल क्या कहता था? रूल कहता था कि असली ऑनर जब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा तभी ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी, कोई एजेंट द्वारा अगर ट्रांसफर होगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। अब आप सुनिए, मारुति सुजुकी का जो ऑनर है, मारुति सुजुकी का जो ऑनर है वो अपने ऑथराइज एजेंट जो अलग अलग जगह पे आपकी जगह पे मिलेंगे आपको, मारुति सुजुकी कार वाले या फिर बाइक वाले, होंडा शोरूम है, मिलकर शोरूम वगैरह। तो जब होंडा शोरूम वाले बाइक बेचते हैं तो क्या होंडा शोरूम वाले बाइक बेचने से पहले होंडा के ऑनर को फोन करते हैं, हाँ भाई आज साइन करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर करना है? एजेंट के पास ऑथराइजेशन होती है दोस्त, एजेंट वहां साइन लेने नहीं जाएगा ऑनर के पास कि हाँ एजेंट के ऑथराइजेशन है भाई बेच सकता है तू मेरे ब्याह पर। समझ में आ रहा है? क्या होंडा शोरूम वाले इतनी बाइक बेचते तो हर बार साइन होने वही जाएंगे ऑनर के पास? नहीं दोस्तों, इसलिए बोला मर्केंटाइल एजेंट के पास ऑथराइजेशन होती है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उसको पहले से परमिशन मिल चुकी है। तो अब इस केस के अंदर किसी और पर्सन ने ट्रांसफर करा और ये तब भी वैलिड है, इसको बोला एक्सेप्शन टू दिस रूल। आया समझ में नहीं आया? कि अगर हम सेल करते एजेंट के थ्रू, सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट, अगर मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल कौन होता है? जिसको ऑथराइजेशन मिली गई होती है सेलर द्वारा, तो हम उसको कहेंगे, हम उसको वैलिड ट्रांसफर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्त? वैलिड ट्रांसफर कहेंगे। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? आगे, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। सर ये एग्जाम क्वेश्चन के साथ आप एग्जाम्पल लिखेंगे। मेनली अगर आपको इसका कंटेंट याद करना है, सेक्शन 28 है, कंटेंट याद करना है तो कंटेंट आप जाकर बुक को रिफर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल प्योरली समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल इस तरीके से मिल रहा है कि समझ में आएगा। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट वेंचर, जॉइंट ओनर, सॉरी वेंचर कह रहा हूं, अकाउंट की याद आ गई, जॉइंट ओनर, सेल वन ऑफ द जॉइंट ओनर। आओ दोस्तों, तो मैंने कहा ए बी सी एक कार के जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर ऑफ अ कार, मतलब तीनों ने मिलकर, तीनों ओनर है एक कार के, जॉइंट ओनर ऑफ अ कार। अब बी ने दोस्तों, बी ने कंसेंट ली ए और सी से कार सेल करने की, बी ने कंसेंट ली ए और सी से कार सेल करने की, बी ने कंसेंट ली ए से कार सेल करने की, कंसेंट ली ए से और सी से, दोनों से कंसेंट ली बी ने, बीच वाले ऑनर ने क्या ली? कंसेंट ली दोनों से और कार सेल करने की, और गलत तरीके से कार सेल कर दी डी को, रॉन्गफुली, बहुत सस्ते प्राइस में कर दी पैसा कमाने के लिए और लेकर भाग गया, रॉन्गफुली सेल द कार टू डी, सेल द कार टू डी, डी को कार सेल कर दी, डी कौन है? मिस्टर डी, मिस्टर डी को कार सेल कर दी इन्होंने। किसने करी? किसने करी कार सेल? बी ने करी। किसकी कंसर्न लेकर? ए और सी की। पर वो ए और सी को नहीं पता था कि डी को बेच रहा है, नहीं तो मना कर देते। उसने कहा कार बेच रहा हूं भाई, इतने में बेचूंगा, उसने कम में बेच दी और कंसर्न लेकर उसने बेच दी। किस तरह से कंसर्न ली उसने सही सही तरीके से, पूरे तरीके से बताया नहीं कि भाई मैं डी को बेच रहा हूं, जबकि ए और सी डी को नहीं बेचना चाह रहे होंगे। तो उसने डी को बेच दी और कंसर्न तो ले ली और कहा कार बेच रहा, कहां बेच दे, चल कोई बात नहीं बेच दे, तो बेचने के लिए उसने कंसर्न ले ली। अब इस केस के अंदर अब डी ने कार खरीदी गुड टाइटल में, डी परचेज अ कार इन अ गुड फेथ, कोई फ्रॉड से नहीं खरीदी। डी को तो ऐसा लगा भाई उसने तीनों पार्टनर ने मिलकर बेची है, तो डी परचेज द कार इन गुड फेथ, मिस्टर डी परचेज कार इन गुड फेथ। तो अगर उसने सही तरीके से कार खरीदी है डी ने, तो वो फुल पेमेंट करके कार का टाइटल ले सकता है, फुल पेमेंट कर कार की ऑनरशिप ले सकता है अब इस केस के अंदर दोस्तों कार बेचने की कंसेंट तो ली, पर किसको बेचेगा ये कंसेंट नहीं ली। बी ने कंसेंट ली ए से कार सेल करने की, किसको करेगा सेल, इसके बारे में नहीं पूछा।
इसके बारे में नहीं पूछा। अब इस केस के अंदर बताओ दोस्तों, क्या बी ने जो कार बेचा सी को, तो क्या ए और सी डी से कार रिकवर ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। डी के बाद असली ओनरशिप आ गई। भाई वो तो तुम्हारा फॉल्ट है ना, डी अगर पेमेंट तो पूरी कर देता है, डी अगर पूरी पेमेंट करेगा तो भाई फिर तो गुड फेथ में उसको कार मिल गई। तो अगर कहता है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर जॉइंट ओनर में से कोई एक ओनर ने क्या करा, अपनी पार्टनरों से कंसर्न ना ली, ढंग से कंसर्न नहीं ली, रिमेनिंग पार्टनरों से ऑथराइजेशन नहीं लेकर उसने कार अगर बेच दी, तो जिस पर्सन को बेचे उसके बाद गुड टाइटल आएगा, भले ही वो तीनों ऑनर ने मिलकर नहीं बेचेगी। जब तीनों ऑनर मिलकर बेचेंगे तभी कार बिकेगी। पर अगर एक को ऑथराइजेशन मिली, एक ने पूछा कि भाई कार बेच दूं, उसने कहा बेच दे, पर किसको बेची कुछ नहीं बताया, वो नहीं बेचना चाह रहे होंगे, उस पर्सन को उतने रुपए में नहीं बेच रहे होंगे, उसने फ्री बेच दी। तब इस केस के अंदर अगर कोई तीनों में से एक भी जॉइंट ओनर कार बेच देता है, जिसको बेचेगा उसके बाद गुड टाइटल आएगा, भले ही तीनों एग्री हो या ना हो। क्लियर है या नहीं है? दैट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन टू दिस रूल। क्लियर है नहीं है? तो अगर जॉइंट ओनर में से कोई एक ओनर मिलकर, जॉइंट ओनर में से कोई एक ओनर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर रिमेनिंग पार्टनर्स, उनसे पार्टनर पूछे बिना कार अगर सेल आउट कर देता है, तो अगले पर्सन के बाद जो बायर है उसके बाद जो कार आएगी वो गुड फेथ में उसने कार ली, तो उसके बाद गुड टाइटल आएगा, भले ही 3 से पूछा जा रहा है नहीं होगा। रियल ओनर तो 3 है पर कर भी एक नहीं दी, तो रियल ओनर 3 है तभी मिलकर, तो भाई तब भी ये एक्सेप्शन टू रूल में डाल दिया कि भाई तीनों से पूछे नहीं पूछे तुम्हारा वॉल्ट है, इसने बेची, ये ओनर था, इसने बेची, तो हम इसको वैलिड ओनरशिप मानेंगे, वैलिड ट्रांसफर कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? सर यहां पर क्लियर है क्या? आगे लिखेंगे अगला तीसरा पॉइंट, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 29। सर कितने सेक्शन है? सेक्शन 29 ने 30। लो भाई, इसका मतलब देखना, सेल बाय द पर्सन इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई ए ने बी से एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल परचेज्ड बाय ए फ्रॉम बी बाय फ्रॉड, फ्रॉड से मोबाइल खरीदा गया है बी से। अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा था, उससे पहले ए ने मोबाइल सी को सेल कर दिया। अब जरा ध्यान देना, फ्रॉड क्या होता है दोस्तों? अगर फ्रॉड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, मोबाइल खरीदा और फ्रॉड के साथ मोबाइल खरीदा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ए बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बन गया? हाँ सर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में मैंने आपको ढंग से बताया था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और कोलिशन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज होती है तो फ्रॉड माना जाता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ए ने बी से कोई मोबाइल खरीदा, फ्रॉड करके मोबाइल खरीदा, बी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता, ए ने तब तक क्या कर दिया? सेल कर दिया। बी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले, बी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा था, उससे पहले ए ने क्या कर दिया दोस्तों? उससे पहले ए ने सी को बेच दिया, और सी ने उससे पहले मिस्टर ए ने सी को बेच दिया, और दोस्तों और सी ने मोबाइल गुड फेथ में खरीदा, मोबाइल गुड फेथ पे खरीदा, फेथ में लिया। अब सी के पास गुड टाइटल आ गया दोस्तों, सी हैव गुड टाइटल। ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी पर्सन के फ्रॉड कर कोई चीज ली, गुड्स लिया, और वो गुड्स फर्दर आगे बेच दिया, और सी ने वो गुड्स खरीद लिया गुड फेथ के अंदर, सही उसको नहीं पता था कि फ्रॉड क्या है हो रहा है, गुड फेथ मतलब उसको नहीं जानता था फ्रॉड के साथ ए ने फ्रॉड करके बेच रहा है मोबाइल। तो सी के बाद जब मोबाइल आया होगा तो सी से कोई मोबाइल अब रिकवर नहीं कर सकता। अब ए सी से रिकवरी नहीं कर सकता, बी कैनॉट रिकवर द गुड्स फ्रॉम सी। तो यहां पर हमें सीखने को मिला कि अगर किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पास किसी पर्सन के पास पोजीशन है किसी गुड्स का, वॉइडेबल करके फ्रॉड करके उसने पोजीशन लिया और वो पोजीशन गुड्स का उसने आगे सेल आउट कर दिया, तो इस केस के अंदर जिस पर्सन को मिला वो पर्सन के पास गुड टाइटल पहुंचेगा, भले ही इस पर्सन के साथ फ्रॉड क्यों ना हुआ, भले ही फ्रॉड करके क्यों ना बेचा गया हो। उस पर्सन को नहीं पता था, सी को इस केस के अंदर नहीं पता था कि ए फ्रॉड करके बेच रहा है मोबाइल, फिर भी उसको नहीं पता था,
इसलिए उसने खरीद लिया दोस्तों, उसने पूरी पेमेंट कर दी। तो अब सी के पास गुड टाइटल लगा, बी गुड्स रिकवर नहीं कर सकता सी से। हाँ, बी ए पे क्या जरूर करेगा कि भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तूने फ्रॉड के साथ खरीदा तो अब मेरे पैसे दे, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। बट इधर सेल किसने करी है? ए ने द्वारा, असली ओनर द्वारा सेल नहीं हुई, ए द्वारा सेल हुई, जिसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसका पोजीशन आया गलत तरीके से पोजीशन था, तब भी इसको गुड टाइटल पहुंचेगा किसके पास? सी के पास। सी के पास हमेशा गुड टाइटल आएगा, उसने गुड फेथ पे खरीदा। दूसरा डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस दे रहा है। रियल ओनर द्वारा माल नहीं बेचा जा रहा, किसी और द्वारा माल बेचा जा रहा है। ए द्वारा माल बेचा, ए ने फ्रॉड करके बी से लिया और सी को बेच दिया, तो सी के पास जो गुड्स आए वो गुड टाइटल के साथ गुड्स आए। अब बी सी से रिकवर नहीं कर पाएगा, बी ए पे जरूर केस कर देगा, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, पर सी से नहीं कर पाएगा। सी के पास बायर के पास आया तो फिर आ गया गुड टाइटल के साथ आया उसके पास। ठीक है, हमने सीखा था ना कि अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का भी डिफेक्टिव बन जाएगा। इधर ए का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन बन गया इस रूल का, क्योंकि ये एक्सेप्शन बन गया दोस्तों इस रूल का। पढ़ा था ना कि अगर ए का टाइटल डिफेक्टिव है, जो बंदा सेलर है उसके बाद उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो बी का बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। पर ये रूल कहता था, पर इसकी एक्सेप्शन क्या कह रही है? भले ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी पर्सन ने अगर फॉरवर्ड करके कोई गुड्स भेजा, उसने आगे किसी पर्सन को भेज दिया, तो भले ही ए का टाइटल डिफेक्टिव था फ्रॉड वाले केस में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में, अब वो जिस पर्सन को बेचा बायर को, उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? ये था सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल है। जिस सेल कर रहा है उस पर्सन है जिस पर्सन के पास पोजीशन था और पोजीशन लिया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कर, कोई चैन धमका कर, डरा धमका मोबाइल ले लिया, उसके बाद बेच दिया आगे, तो जिसको बेचा उसने तो गुड फेथ में लिया, वो तो ना देगा वापसी। ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया। अगला पॉइंट है आपके पास फोर्थ, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेक्शन 30। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल क्या मतलब है? भाई ए ने बी से मोबाइल खरीदा, परचेज्ड मोबाइल फ्रॉम बी, बी से मोबाइल खरीदा, ठीक। बी ने प्रॉमिस करा, प्रॉमिस टू डिलीवर द मोबाइल विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर मैं मोबाइल डिलीवर कर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस करा। डिलीवर करने 1 वीक आने से पहले, 1 वीक के अंदर मोबाइल डिलीवर कर दूंगा, ऐसा बी ने प्रॉमिस करा कि भाई 1 हफ्ते के अंदर मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक। अब डिलीवरी करने की वजह, करने की जगह ए ने, सॉरी बी ने वही मोबाइल, बी ने वही मोबाइल सेल कर दिया सी को और डिलीवरी भी कर दिया। तो क्या अब, और सी ने जो मोबाइल खरीदा वो गुड फेथ में खरीदा है, सी टेक मोबाइल इन गुड फेथ, सी टेक मोबाइल इन गुड फेथ। अब इस केस के अंदर सी हैव अ गुड टाइटल, गुड टाइटल, सी हैव अ गुड टाइटल, ठीक। गुड टाइटल मतलब सही टाइटल है। ए कैन नॉट रिकवर मोबाइल फ्रॉम सी, भले ही ए ने मोबाइल खरीदा था पहले, पर ए अब सी से, फ्रॉम सी, सी से मोबाइल नहीं कर सकता क्योंकि बी ने सी को भेज दिया। हाँ, ए फर्दर बी पे केस करके बोल सकता है भाई तूने प्रॉमिस तोड़ा, अब तुझे डिफॉल्ट है, तू मुझे डैमेजेस पे कर, वो अलग मैटर है। मैं फिर कह रहा हूं वो चीज अलग है कि बी ने डिफॉल्ट कर दिया, बी ने कहा भाई पहले प्रॉमिस करा फिर तोड़ दिया प्रॉमिस, तो ए अब बी पे केस करेगा भाई तूने प्रॉमिस क्यों तोड़ा, अब डैमेजेस क्लेम कर, मेरे डैमेजेस हुआ तो दे। पर अगर बी ने ए की जगह पर बी को सी को भेज दिया तो अब ए सी से नहीं ले सकता, सी के बाद गुड टाइटल आ गया, अब सी किसी को नहीं बेचेगा, वो फोन किसी को नहीं ले सकता, कोई से नहीं ले सकता। है समझ में? इसे बोला सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेल हो गई थी, बी ने ए को माल बेचने वाला था, पर डिलीवरी करने के बाद बी ने सी को भेज दिया, तो किसी और सेलर को, बायर को भेज दिया। इस केस के अंदर अब वो जो सेलर था अब बायर से नहीं ले सकता वापसी गुड्स। क्लियर है या नहीं है? एग्जांपल समझ में आया? यस सर। पांचवा, सेल बाय स्टॉपल, सेल बाय स्टॉपल, सेल बाय स्टॉपल क्या कहता है दोस्तों? एक मिनट, 29 सेक्शन 28, सेल बाय स्टॉपल का भी सेक्शन 27 है दोस्तों।
जो सेक्शन मर्केंटाइल एजेंट का था ना, वही सेक्शन 27 ही है इसका। दो सेक्शन है, सेक्शन 27 सेल बाय स्टॉपल का भी है, सेल बाय मर्केंटाइल है। सेल बाय स्टॉपल का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना। ए ने बी को कहा, ए ने बी को कहा, बी को कहा कि मैं मिस्टर सी का एजेंट हूं, सी का एजेंट हूं। किसने किसको कहा बताओ, ए ने कहा, ए ने बी को कहा, ए ने बी को कहा कि मैं सी का एजेंट हूं। मतलब क्या कह रहा है, मैं सी का एजेंट हूं। ए ने बी को कहा मैं सी का एजेंट हूं, ठीक है। और दोस्तों सी यहां पर खड़ा खड़ा देख रहा कि ए मेरा नाम ले रहा है। अब सी ने इसको डिनाई करने की वजह, कि भाई मना करने की वजह, डिनाई करने की वजह कुछ भी नहीं बोला। सी साइलेंस था, साइलेंस मेंटेन करा था इंस्टीड ऑफ डिनाइंग, इंस्टीड ऑफ डिनाइंग इट। मतलब उसको मना करना चाहिए था कि भाई सी को कहना चाहिए, सी को यह कहना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, सी को यह कहना चाहिए था कि ए मेरा एजेंट नहीं है, ए मेरा एजेंट नहीं है। और वो चुप रहा, बल्कि उसने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। अब इस केस के अंदर दोस्तों चुप रहने की वजह से अब ए ने क्या करा, ए ने सी के गुड्स सेल कर दिए बी को। अब जरा ध्यान देना, ए ने सी के गुड्स सेल कर दिए बी को। अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं, पहले ये हुआ, फिर दूसरा साइलेंस की बात हुई, तीसरा ये हुआ, और चौथे में ए ने सेल कर दिया बी का। भाई मैंने सी था, मैंने कहा ए, मैंने आपको बोला कि मैं सी का एजेंट हूं। सी देख रहा, सिर्फ चुप था, सी ने कुछ नहीं बोला कि भाई साइलेंट रहा। उसने बोलना चाहिए था आपको कि भाई नहीं है मेरा एजेंट, मत लेना इससे गुड्स, और मैंने उसी के गुड्स आपको बेच दिए। अब क्योंकि सी चुप था तो वो चुप था, रियल कौन था, सी। मैं कौन, मैंने झूठ मूठ का क्या बोलते हैं, एजेंट हूं, और उसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तब भी वो चुप था। इस केस के अंदर दोस्तों अगर मैं उस सी के गुड्स बेच देता हूं तो सी आपसे नहीं ले सकता। मैंने सी के गुड्स बी को बेच दिए, सेल कर दिए बी को, तो बी के पास क्या आ जाएगा, बी के पास गुड टाइटल आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, क्योंकि भाई उसको पता था। हाँ अगर सी को नहीं पता होता तो फिर यहां पर वो रूल अप्लाई होता नेमो डेट क्यू हैबिट का वाला, क्योंकि सी को पता, यहां पर सी को पता था कि भाई ए झूठ बोल रहा है, तब भी उसने चुप रहा, तब भी कुछ नहीं बोला। इसको बोलते हैं सेल बाय स्टॉपल, कि अगर किसी पर्सन का नाम लेकर कुछ बोला जाता और वो पर्सन सब कुछ पता है और वो पर्सन तब भी चुप है, तो इस केस को बोलते हैं सेल बाय स्टॉपल। स्टॉपल वर्ड का यूज कब हो रहा है कि जब कोई पर्सन जानता है कि मेरा नाम लेकर बेच रहा है और मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको स्टेबल हो जाता है। अब उसका लॉस है, अब सी कैनॉट रिकवर फ्रॉम बी, सी हो गया, तो सी कैनॉट रिकवर द गुड्स फ्रॉम बी, सी गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता। तो ये 4 था, ये 5th पॉइंट आया यहां पर, और ये 6। ऐसे करके पढ़ना, एग्जाम्पल जब पढ़ोगे ना ऐसे करके पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो कहां से कहां हुआ, ठीक है। तो पहले ए ने बी का नाम लेकर, सी का नाम लेकर कहा कि मैं इसका एजेंट हूं, भाई इसके गुड्स बेच रहा हूं, बी को कह रहा ठीक है। अब सी देख रहा था, सी चुप था कि भाई ऐसे बोला भी नहीं, उसने एजेंट नहीं है, और ए ने सी के गुड्स बेच दिए। अब सी बी से रिकवर नहीं करा, क्योंकि उसकी गलती है। अगर वो नहीं जानता था तो रिकवर करता, तब रूल लगता, क्योंकि वो जानता था इसलिए रूल का एक्सेप्शन में डाल दिया। भाई तू जानता था तो जानता था, तेरी गलती, तूने मना क्यों नहीं करा। आया समझ में। सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स, कौन सा था ये, और लास्ट 2 है सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स, 6th। इसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स, कब, सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था मैंने, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल बाय द फाइंडर ऑफ द गुड्स। और मैंने वहां पर बताया था आपको, देखो मैंने आपको बताया था दोस्त कि अगर कोई पर्सन को कुछ पर्स मिला, कुछ कोई चीज मिली, मान लो फोन मिल गया, तो उस पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फोन उसको डिलीवर करे। सॉरी, एक पर्सन को कुछ मिला, अब उसकी डिलीवरी को रियल ओनर को उसको
डिलीवर करे। अब मुझे किसी का पर्स और मोबाइल दोनों मिल गए, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसको डिलीवर करना है, किसको, सी को। ऐसा कौसी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मुझे रियल ओनर को डिलीवर करना है। रियल ओनर को ढूंढते ढूंढते अगर 2/3 से ज्यादा 75% तक अगर पैसा खर्च हो जाता है तो मेरे पे अब अधिकार आ जाएगा कि मैं उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकूं। याद है ना, सेल बाय द फाइंडर ऑफ गुड्स। जो गुड्स का फाइंडर है तो वो कब बेच सकता है गुड्स, जब 2/3 ऑफ द वैल्यू के गुड्स का खर्चा हो जाए। यहां लिख दूंगा 2/3, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। एक्सपेंस ज्यादा हो जाए 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइंडर गुड्स। जो गुड्स ढूंढे हैं उसकी 2/3 से ज्यादा का, 2/3 से ज्यादा का या उससे बराबर एक्सपेंस बाय द फाइंडर पर्सन। अगर फाइंडर पर्सन का जो खर्चा है वो 2/3, मतलब अगर गुड्स की वैल्यू 30,000 रुपए है, अगर 20,000 खर्च हो जाता है तो रियल ओनर को ढूंढते ढूंढते अगर 20,000 खर्च हो जाता है, एक्सपेंस खर्च हो जाता है टू फाइंड आउट द रियल ओनर, द रियल ओनर। अब उस केस के अंदर उसके बाद अधिकार आ जाएगा कि वो गुड्स बेच दे, भले ही वो रियल ओनर नहीं, इसलिए एक्सेप्शन में डाल दिया। भले ही वो फाइंड आउट द गुड्स रियल ओनर, आपको गुड्स मिला मेरा, आप मुझे ढूंढते ढूंढते 2/3 के बराबर खर्चा कर दिया आपने, तो अब आपके अधिकार आ गया, आप बेच दोगे। आप भले ही रियल ओनर नहीं हो तब भी आप बेच दोगे, इसको वैलिड ट्रांसफर कहा जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू दिस रूल। क्लियर है नहीं है? और लास्ट पॉइंट लिख लेना 7, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और अजाइनी। सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और अजाइनी। In case of insolvent, the official receiver have right to sell the property of owner, to sell the property of real owner and पे द लायबिलिटी, पे द लायबिलिटी। अकाउंट का कंसेप्ट आपको पता है कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट बोल देता है। तो अगर कोर्ट अपने यहाँ पर क्या बेचता है, अब एक पर्सन को बेचता है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर, और कहता है जा बेटा, कोर्ट क्या कहता है, एक पर्सन को बेचता है रियल ओनर के पास, कहता है ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब इस बंदे की प्रॉपर्टी बेच, तेरे पर अधिकार आ गया है, रियल ओनर नहीं बेचेगा, तू प्रॉपर्टी बेच, कोई तेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं रियल ओनर से, तू प्रॉपर्टी बेच। ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं उसको, जो आता है इंसॉल्वेंट के घर, उसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करता है, इतने की बेचता है और सारी लायबिलिटी चुकाई जाती है। उस केस के अंदर ऑफिशियल रिसीवर के बाद अधिकार आ जाता है कि वो बिना रियल ओनर से पूछे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, उसको वैलिड ट्रांसफर कहा जाएगा। तो अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, तो कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट करा जा रहा है किसी पर्सन को, तो कोर्ट क्या करता है, जज साहब क्या करते हैं, एक पर्सन को बेचते हैं, इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या अजाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल रिसीवर या अजाइनी बोलते हैं, अजाइनी बोलते हैं। अब वो अजाइनी ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, उस रियल ओनर के घर पे जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा, उसको बेचेगा। बेचने के लिए किससे पूछने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कोर्ट की परमिशन है, बेचेगा। और जब वो बेचेगा तो रियल ओनर कोई और था, अजाइनी को रो रहा है, तो बेच कौन रहा है, अजाइनर, ऑफिशियल रिसीवर, और उसको इस बेचने वाले को जो ट्रांसफर कर जाएगा, इसको वैलिड ट्रांसफर कर जाएगा, भले ही रियल ओनर ने नहीं बेचा। यही तो पढ़ रहा है एक्सेप्शन टू दिस रूल, आ रहा समझ में? तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट द ऑफिशियल रिसीवर हैव राइट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ रियल ओनर एंड पे द लायबिलिटी। तो इसको बोलेंगे वैलिड ट्रांसफर। भले ही रियल ओनर ने नहीं बेची, ऑफिशियल रिसीवर ने बेची, पर उसके बाद अधिकार आ गया था, इंस्टॉलमेंट हो गया था, इसलिए तो वो अधिकार जो आया उसके बाद प्रॉपर्टी बेचने का, और जो ट्रांसफर करी ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या माना जाएगा, वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। और दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर का एंड हो गया दोस्तों। ये हर एक पॉइंट के अंदर मैंने एग्जांपल दिया है। अगर आपको इसका कंटेंट पढ़ना है तो आराम से समझ में आएगा कंटेंट, आप बुक को रिफर करना है इस कंटेंट के लिए। बाकी पेपर के अंदर अगर आता है और एग्जाम्पल ही लिखकर आगे इंग्लिश में, तो वो बहुत इनफ हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंटेंट लिखना चाहो तो बुक से रीड कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।